नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। आज हम सामान्य अध्ययन का 38वां टेस्ट अपना करेंगे। आज हम जीके के 38वें टेस्ट पर आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी हमारे लाइव टेस्ट के साथ जुड़ जाइएगा। ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है और यह टेस्ट हमारे YouTube चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे होता है। 8:30 बजे डेली टेस्ट होता है। तो आइए आज के टेस्ट का सवाल नंबर पहला। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? फूल, फल, मछली या मिठाइयां। जैसे कि अब दीपावली आने वाली है तो दीपावली पर सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, ठीक है ना। तो गोवा में त्योहार मनाया जाता है साओ जोआओ। इसमें लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल, फ्रूट्स। बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है। फ्रूट्स यानी फल एक दूसरे को भेंट करते हैं। दत्तू भोकानाल किस खेल से संबंधित है? सवाल नंबर 2। ये सुपर फास्ट टेस्ट है बच्चे, बिल्कुल सुपर फास्ट। बताइए, दत्तू भोकानाल किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, स्विमिंग, रोइंग या फुटबॉल? दत्तू भोकानाल की मैं बात कर रहा हूं, किस खेल से संबंधित है दत्तू भोकानाल? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास चलेगी रोज की तरह, रात 8:30 बजे चालू हो जाती है। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दत्तू भोकानाल रोइंग से संबंधित है। रोइंग क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी ऑप्शन। ये जो रोइंग खेल होता है ना, इसमें छोटी सी नाव होती है और उसको बहुत तेज तेज चला के आगे निकलना होता है। तो सी ऑप्शन रोइंग बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 3। कंदियन नृत्य कहाँ का प्रचलित नृत्य है? बताइएगा। कंदियन नृत्य, कंदियन डांस कहाँ है, कहाँ होता है? भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। बताइए जल्दी से, कहाँ होता है? कंदियन नृत्य कहाँ का प्रचलित नृत्य है? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी अपना सही जवाब दीजिएगा। कंदियन नृत्य प्रचलित कहाँ है? तो बिल्कुल श्रीलंका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, श्रीलंका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज की टेस्ट का सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता? ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आता हूं डेली आपके लिए। तो डेली सभी बच्चे टेस्ट दिया करो, बिल्कुल फ्री होता है और पीडीएफ भी एकदम फ्री होती है, आपको कुछ पे नहीं करना। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते? धोने के सोडे के साथ अभिक्रिया, उबालकर, आयन विनिमय विधि द्वारा या कैलगान की विधि द्वारा? किस विधि द्वारा जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको दूर नहीं कर सकते? कौन सी विधि से नहीं कर सकते? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उबालकर कभी भी जल की स्थायी कठोरता दूर नहीं होती, जबकि धोने के सोडे से, आयन विनिमय विधि से और कैलगान की विधि से जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, उबालकर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, उबालकर नहीं कर सकते। आइए आज का सवाल नंबर 5। उत्तर काशी नाम तो सुना ही होगा। उत्तर काशी किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर काशी भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना। उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना। बताइएगा, उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी सही जवाब दीजिएगा। तो सभी याद रखना,
उत्तरकाशी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसने बताया भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चाइना के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है, किस सीमा पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है, ये किस सीमा पर स्थित है? सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में है, उसके बाद इसका उत्तर मैं बताऊंगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दीफू दर्रा भारत के है किस राज्य में। पहले तो यही पता होना चाहिए ना बच्चों। तो बिल्कुल दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यह मैकमोहन रेखा सीमा पर स्थित है। दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है। और याद रहे विद्यार्थियों, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच है। ठीक है बच्चा, चलिए सवाल नंबर 7। किस जिले ने 2020 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार जीता है? किस जिले ने यह पुरस्कार जीता है? प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन कर देते हैं, सबसे ज्यादा करता है कौन सा जिला? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार भोपाल, डिब्रूगढ़, कानपुर, गाजियाबाद। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। रेनबो परिवार में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सभी बच्चे क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। डेली सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास भी होती है, उसमें भी सभी लोग आया करो जैसे शाम को आते हो। तो 2020 का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार डिब्रूगढ़ ने जीता। असम का डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ने जीता। सवाल नंबर 8। किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? निम्नलिखित में से किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? पोलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या वाटर पोलो? बताइए जल्दी से, किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी बच्चे सही सही जवाब देंगे जल्दी से। जल्दी बताइएगा। और जिसने दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लासें ना देखी हो, सभी बच्चे कंप्यूटर की क्लास देख लीजिएगा। बिल्कुल कंप्यूटर की क्लास भी मैंने 4 क्लास कंप्यूटर की हो चुकी है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, ऊपर से सेकंड नंबर की प्लेलिस्ट हमने कंप्यूटर के लिए लगाई हुई है। तो 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं। डी ऑप्शन बताने वाले सभी का बिल्कुल सही है, वाटर पोलो। सवाल नंबर 9। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? बताइए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? सावरकर, आर.सी. मजूमदार, सर सैयद अहमद खान या एस.आर. शर्मा? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी, इसको हल्के में मत लेना भाई, आ सकती है परीक्षा में। बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो बच्चे विनायक दामोदर सावरकर थे, यानी वीर सावरकर। सवाल नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कुल कितने प्रतिशत है? बताइए, भारत की ग्रामीण आबादी कुल कितने परसेंट है? किसके अनुसार ये बताना है बच्चा? ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 62.84%, 64.84%, 66.84% या फिर 68.84%। बताइए भारत की ग्रामीण आबादी कुल कितने प्रतिशत है? तो सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 68.84। तो डी बताने वाले सभी का बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1922, 23, 24 या 25 में? महात्मा गांधी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें रेलवे में और दिल्ली पुलिस में, देखना तुम, देखना। जो मेहनत कर रहे हैं ना बच्चे, सभी को फल मिलना है। बताइए जल्दी से, महात्मा गांधी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सभी बच्चे याद रखिएगा,
1924 में बने। डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 12, याद रखना 1924 में महात्मा गांधी आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सवाल नंबर 12 बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास है, सभी बच्चे अपना सुपरफास्ट कमेंट करते रहिए, बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल तेजी से। रेनबो गुरु करो तैयारी जीत की। चलिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, ध्यान से सुन लो सवाल को। इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय को काटकर बहकर आती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, या सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। बताइए हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? सभी विद्यार्थी सही सही जवाब देंगे, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। सवाल नंबर 13, इसका तो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देंगे, मैं जानता हूं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना बच्चे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाती है कौन सी बच्चे? गोदावरी हो जाती है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे। आइए सवाल नंबर 14, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो किसकी गिनती होती है? क्या गिनकर परमाणु संख्या बताई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, नाभिक में न्यूट्रॉन की, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या इनमें से कोई नहीं? एबीसीडी जल्दी कमेंट करिएगा सभी विद्यार्थी। जो जो क्लास के साथ जुड़ चुका है जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सभी विद्यार्थी शेयर कर दिया करो क्लास को। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। आइए सवाल नंबर 15, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होता है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या एक जैसी होती है, या चौथा ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग होती है। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब बताइए, आइसोटोप क्या होते हैं? बताइए आइसोटोप क्या होते हैं? तो बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। आइए सवाल नंबर 16, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, या भदार? जैविक मरुस्थल कौन सी नदी है? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो दामोदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बताने वाले सभी का बिल्कुल सही है, दामोदर। सवाल नंबर 17, जो टेलीविजन का रिमोट होता है, यानी कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए, यानी कि रिमोट से बैठकर चैनल बदलना हो, आवाज बढ़ानी हो, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना हो, यानी कि टेलीविजन को दूर से कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी रिमोट से कौन सी तरंगें निकलती है, इसी सवाल को घुमाकर पूछा जाएगा। देख लो जी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या विजिबल?
अवरक्त पराबैंगनीय दृश्य कौन सी विकिरण निकलती है? टेलीविजन के रिमोट से या एसी का रिमोट हो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बिल्कुल याद रखिएगा, अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें बच्चे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा बॉन्ड प्रकृति में सबसे कमजोर होता है? इनमें से कौन सा जो बंध होता है वो प्रकृति में सबसे कमजोर होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड? सभी विद्यार्थी सही जवाब देंगे। सभी विद्यार्थी सही जवाब देंगे। आज है 4 नवंबर सन 2020। चलिएगा, कौन सा बंधन प्रकृति में सबसे वीक होता है? तो ध्यान से सुन लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक कोई बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है? बताइए। अब रेनबो गुरु के साथ करिए तैयारी जीत की। बिल्कुल तैयार रहिए, जीत पक्की है। सबसे पुरानी सभ्यता निम्न में से कौन सी है? मिस्र की, सिंधु घाटी की, माया की या मेसोपोटामिया की सभ्यता? कौन सी सबसे पुरानी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर बताइए। सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर बताइए। जल्दी से। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताइए। 1949, 48, 51 या 54 में? भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो कब किया गया? करेक्शन कब की गई संविधान में पहली बार? तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1951 में पहली बार संशोधन किया गया। सवाल नंबर 21, ओटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की थी। ओटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। बताइए, क्या इसका सही जवाब होगा? सही वाला उत्तर टाइप करिएगा। तो बिल्कुल यूरेनियम विखंडन इसका सही जवाब हो जाएगा। ओटो हान ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की थी। सवाल नंबर 22, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ समझौता किया, यानी संधि की? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि मतलब समझौता किया? हरिहर, बुक्का, देवराय सेकंड या कृष्ण देव राय? बताइए, किसने पुर्तगालियों के साथ समझौता किया था? चलिए, तो कृष्ण देव राय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए बच्चे? कृष्ण देव राय। जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। दोनों भाइयों ने, हरिहर तथा बुक्का ने। तो बिल्कुल पुर्तगालियों के साथ संधि पहली बार विजयनगर के किस शासक ने की? कृष्ण देव राय ने। किसने? कृष्ण देव राय ने। आइए सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहरों के स्मारकों में सबसे पुराना है? यह भी बड़ा काफी अच्छा सवाल हो जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ है, यानी सबसे पुराना? आगरा का किला, लाल किला, अंबेर का किला या जैसलमेर का किला? बताइएगा। सवाल नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। कौन सा स्मारक सबसे पुराना है और विश्व धरोहरों में शामिल है? सही जवाब अपना बताइएगा। और सभी बच्चे जो जो जुड़ चुका है हमारे टेस्ट के साथ,
डेली रात 8:30 बजे तैयार रहा करो। कभी कभी क्लास 8:45 पर होती है, कभी कभी, ठीक है, जैसे आज हुई है 8:45 पे शुरू। चलिएगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर का किला सबसे पहले बसा हुआ है। जैसलमेर का किला। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए, जो हुआ था, यानी कि जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। ये सूरत अधिवेशन बड़ा फेमस है बच्चे। कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, या फिर 1901 में? सही जवाब जल्दी टाइप करके बताइएगा। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? ए, बी, सी या डी? जल्दी से, कब हुआ सूरत अधिवेशन? करंट अफेयर की भी हमारी 12 क्लास हो चुकी है टोटल। टोटल 12 क्लास करंट अफेयर की हो चुकी है अब तक। ठीक है बच्चे, ऐसे ही चलती रहेगी। सुबह भी लाइव क्लास होती है। सुबह सभी बच्चे जुड़ जाया करो 5:15 पर। ठीक है बच्चे, सबसे अलग हटके। तो चलिएगा, तो सूरत अधिवेशन आपका कब हुआ? 1907 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? बताइएगा। कांच की कौन सी किस्म है जो तापरोधी है? हार्ड कांच, फ्लिंट कांच, बोतल का कांच, जैसे बोतल वगैरह जिससे बनती है, या फिर पाइरेक्स कांच? कौन सा कांच है जो तापरोधी है, यानी वो ताप को ट्रांसफर नहीं होने देता, बहुत कम? बताइए कांच की कौन सी किस्म है जो तापरोधी है? तो डी ऑप्शन बताने वाले सभी का बिल्कुल सही हो जाता है, पाइरेक्स कांच। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, पाइरेक्स कांच। आइए सवाल नंबर 26। होमी बाबा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी बाबा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, सैद्धांतिक भौतिकी या नाभिकीय ऊर्जा? होमी बाबा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा जल्दी से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा में। किसमें बच्चे? नाभिकीय ऊर्जा, यानी न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा में। सवाल नंबर 27। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? जल्दी बताइएगा कमेंट करके सही उत्तर। मिर्जा गालिब कहाँ के थे? वाराणसी, उज्जैन, आगरा या फिर जालौन के? बिल्कुल सही सही जवाब बताइएगा, कहाँ के थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका आगरा हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, आगरा। आइए सवाल नंबर 28। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन या फिर रोमर? आइंस्टाइन या फिर रोमर ने? किसने सबसे पहले प्रकाश की चाल मापी, वेग मापा? तो रोमर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन 28वें सवाल का बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 29 की ओर। विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी होती है? जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 1300 ए से 300 3000 ए तक, 3900 ए से 7600 ए तक, 7800 ए से 8000 ए तक, या 8500 ए से 9000 ए तक? अब ये जो ए इसके पीछे लिखा हुआ है, एक नंबर का सवाल तो ये भी पूछ लेता है कि वेवलेंथ की इकाई क्या होती है, किस में मापी जाती है? तो ए का मतलब होता है एंगस्ट्रम। किस में मापी जाती है तरंग दैर्घ्य? एंगस्ट्रम में मापी जाती है।
तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सभी बता दो। बिल्कुल आसान है सवाल। उपसौर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चे? उपसौर कहते हैं, यानी चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा सवाल नंबर 31 की ओर। क्या कहता है 31वां सवाल, देखिए। चलिएगा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पॉलिटी का। सवाल नंबर 31। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनको ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, राज्यसभा, या चौथा ऑप्शन लोकसभा के द्वारा। बिल्कुल सवाल नंबर 31 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे? राज्यसभा में। किसमें बच्चे? राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से बताइए, काली धारा किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से काली धारा के रूप में कौन सी धारा जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, या अंटार्कटिका धारा? कौन सी धारा को ब्लैक काली धारा कहते हैं? जल्दी बताइए। काली धारा कहते हैं। ठीक है बच्चे, ब्लैक करंट के नाम से जानी जाती है। तो गल्फ, क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया या अंटार्कटिका, जो जो विद्यार्थी जानता हो जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताइएगा। और जो जो बच्चा अभी क्लास के साथ जुड़ा हो, क्लास को लाइक करना ना भूले। और चैनल जिसने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो बच्चे, काली धारा कहते हैं क्यूरोसियो करंट को। किसको कहते हैं? क्यूरोसियो, क्रोसियो, कुरोसियो धारा को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 33। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया। उस राज्य का नाम बताइए। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। किसने सबसे पहले युद्ध में हथियारों का यूज किया था? चार उत्तर आपके सामने है, समय बहुत कम है, जल्दी से बताइएगा। और जो जो विद्यार्थी का आज फास्ट है सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का यूज किया। तो बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, मगध। क्या है बच्चे? मगध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज की क्लास का आखिरी वाला जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज करवा चौथ के दिन का ही एक सवाल मैं लेकर आया हूं। आइए सवाल नंबर 34 की ओर। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? बताइए। बायो का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? बैक्टीरिया, कवक, माइकोप्लाज्मा, या विषाणु यानी वायरस? किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? सवाल नंबर 34। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे जल्दी बता दो कमेंट करके, इसका सही उत्तर क्या होगा? इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो विषाणु वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी वायरस वायरस की अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। सवाल नंबर 35। किस मुगल शासक ने
संगीत और नृत्य पर यानी नाच गाने पर रोक लगवाया था। बताइए, रोक लगवाई, प्रतिबंध लगवाया किस मुगल शासक ने? डांसिंग एंड म्यूजिक पर रोक लगवाई थी। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर जहांगीर? बताइए जल्दी से, किस मुगल शासक ने ऐसा किया, रोक लगवाई? तो औरंगजेब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? औरंगजेब इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 36 की ओर। विश्व का 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? और बिल्कुल 40 सवालों का टेस्ट होता है डेली। ठीक है बच्चे, कभी 50 भी हो जाते हैं, वरना 40 तो रहते ही रहते हैं। आज का टेस्ट 40 सवालों का है, बस 5 सवाल आपके बचे हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका सही जवाब दे दो। 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टैगा वन, मानसूनी वन या फिर यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन? जल्दी बताइए, 25% भूमि को आच्छादित करने वाला वन इनमें से कौन सा है? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साइबेरिया का टैगा वन। क्या हो जाएगा बच्चे? साइबेरिया का टैगा वन। और जो भी विद्यार्थी कहीं से भी मेरी क्लास देख रहा हो, चाहे वो अपने घर हो, अपने मायके में हो, अपने ससुराल में हो, सभी लोगों को सवाल नंबर 36 का सही जवाब पता चला, साइबेरिया का टैगा वन। आइए सवाल नंबर 37 की ओर। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? सभी लोग सुन रहे हैं, चलिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी है? कृष्णदेव राय, अकबर, रामा राजा या जहांगीर? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अकबर। किसके शासनकाल में लिखी है? अकबर के शासनकाल में लिखी है। सवाल नंबर 38। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो दोनों की तुलना की गई है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में उच्च आवर्धन देता है, क्योंकि बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। बी ऑप्शन, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है। या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया गया है। बताइएगा। सवाल नंबर 38। देखिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, सुनिए मेरी बात। इसका करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता जब प्रकाश रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाएगा, पानी से होकर कांच में जाएगा, पानी से होकर वायु में जाता है या कांच से होकर वायु में जाता है? बताइए। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कहां से कहां जाएगा। तो ध्यान से सुनना, देखिए, कांच से होकर पानी में जाना, पानी से होकर कांच में जाना, या पानी से होकर वायु में जाना, या कांच से होकर वायु में जाना। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का सवाल है ये। जल्दी बताइए।
तो देखिए भाई, अगर कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नहीं होता, यानी बी ऑप्शन, पानी से होकर कांच में अगर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, जबकि कांच से जब पानी में एंटर करेगा प्रकाश तो वो स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, अपने पथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। कांच से होकर वायु में तब भी होगा, पानी से वायु में भी होगा, लेकिन पानी से कांच में, ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल गलत है इसका। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? बी, पानी से होकर कांच में। सवाल नंबर 40, एक कपड़े का टुकड़ा जो सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है, जो सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है, लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। बताइए, एक कपड़े का टुकड़ा जो कि सूर्य के प्रकाश में तो हरा दिखाई देता है, लाल प्रकाश में उसी को देखोगे वो ही काला दिखाई देगा, इसका क्या कारण है? यह अपवर्तन के कारण होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, या यह सामान्य त्रुटि के कारण है? बताइए किसके कारण ऐसा होता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को, किसको? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, ठीक है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 41 और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ का त्योहार कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल चौथ को, अश्विन कृष्ण चौथ को, कार्तिक कृष्ण चौथ को, या फागुन चौथ को? बताइए करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आज ही ये त्योहार मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में। तो करवा चौथ का त्योहार कब मनाते हैं? ये आखिरी क्वेश्चन था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बता के जाना, बड़ी मेहनत से बनाई है, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना जरूर। करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी बच्चे क्लास लाइक कर दीजिए, आखिरी क्वेश्चन यही है हमारा, जल्दी बताइए। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चौथ। क्या हो जाएगा बच्चे? कार्तिक कृष्ण चौथ इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, कार्तिक कृष्ण चौथ। चलिए बच्चे, तो आज का टेस्ट सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके जाना, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सुबह 5:15 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए सभी को अलविदा, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर की क्लास में।